टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें नोट करेंगे रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। Respiration is of two types, aerobic and anaerobic। दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? बेसिक डिफरेंस ये है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाला रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें लिखेंगे द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन the respiration which uses oxygen the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration। is called aerobic respiration। full stop। it is called aerobic respiration because it is called aerobic respiration because it uses air which contains oxygen। It uses air which contains oxygen। ब्रैकेट में लिखेंगे एरोबिक मीन्स विद एयर। एरोबिक मीन्स विद एयर। देखिए, इसमें हम ये बोलते हैं द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा क्यों जाता है? ये जो ए ई आर जो है ये एयर के लिए है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट यूजेस एयर विच कंटेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ये एयर यूज करता है और एयर के अंदर ऑक्सीजन होती ही है। ठीक है, एरोबिक मीन्स विद एयर। एरोबिक का मतलब होता है विद एयर। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेकर और जो हमने जो फूड का इंटेक करा है, जो हमने खाना खाया है, उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में, जो कि वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उसमें उसका टूट जाना, उसमें उसका डिसॉल्व हो जाना, उसको हम बोलते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा। तो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन नोट डाउन करें। लिखेंगे aerobic respiration can be explained as
respiration can be explained as, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन को। रिएक्शन लिखेंगे नीचे, ग्लूकोज यहां लिखेंगे नीचे ब्रैकेट में 1 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। लिखिए फिर एक्सप्लेन करता हूं। फिर है पाइरूवेट, पाइरूवेट यहां लिखेंगे पाइरूविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में PYRUVIC पाइरूविक एसिड, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स फिर लिखना ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो चाहे मत लिखो क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताता हूं अभी। इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे 6CO2 + 6H2O, 6CO2 + 6H2O + 38 ATP, 38 ATP, ये है एनर्जी। देखिए रिएक्शन ना कुछ इस तरह से होता है इसका कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लूकोज की, तो हम जो भी खाना खाते हैं ना वो खाना हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमने अगर रोटी खाई तो वो बॉडी के अंदर पहुंचते पहुंचते रोटी नहीं रहती, वो टूट टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। हमने दाल खाई तो वो दाल नहीं रहती, वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्लूकोज का बॉडी में जो घुलने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और वो कहाँ तक पहुंच जाता है, वो बॉडी के आखिरी सबसे छोटी यूनिट तक पहुंच जाता है ग्लूकोज, उसको हम बोल देते हैं सेल। सेल के अंदर कहाँ पर पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में। हम जानते हैं कि सेल के अंदर पूरी की पूरी सेल की बॉडी, उसमें से न्यूक्लियस को हटा दीजिए तो न्यूक्लियस के अलावा सेल की पूरी बॉडी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज जब बॉडी के सेल्स में घुल जाता है, घुलने के बाद फिर वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। अब ये ये वाला कह रहे हो ना, हाँ अभी बताता हूँ। तो जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हो गया ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में इट गेट्स कन्वर्टेड टू पाइरूवेट। अब पाइरूवेट क्या है, पाइरूवेट क्या है हमें नहीं पता। पाइरूवेट क्या, ये इस तरीके की चीज हो गई जैसे मान लीजिए मैं बोलूं H, तो H का मतलब तो हो गया हाइड्रोजन, और अगर हम बोले H2 तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को एक जगह ज्वाइन कर दिया जाए तो वो बनता है पाइरूवेट। यहाँ पर ये मतलब नहीं है इसका कि एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन गए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस हुआ तो उस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पाइरूवेट प्रोड्यूस हुआ। पाइरूवेट क्या होता है वो नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को ही पाइरूवेट कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल देते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को बेटा पाइरूवेट बोल देते हैं। अब ऑक्सीजन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल क्या है, क्रैब साइकिल जो नेचुरल साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वो छोड़ते हैं उसको। तो
ये एक साइकिल जो चलती है उसको क्रैब्स साइकिल बोलते हैं, कि ऑक्सीजन तो प्लांट्स देते हैं और फिर जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स देते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस पूरी की पूरी जो साइकिल चलती है प्रोसेस, उसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। तो क्रैब साइकिल से मेरे को ऑक्सीजन मिल गया, ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर से मुझे ऑक्सीजन मिल गया, कुल मिलाकर ये है। वो ऑक्सीजन जब हम मतलब उसको ऑक्सीजन को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करके वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये पायरुवेट मौजूद है, इस पायरुवेट के साथ मिक्सअप होकर वो क्या बना देता है, वो बनाता है 6 एटम बनाता है, वो 6 पार्ट्स बनाता है, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 पार्ट्स बनाता है वाटर के, और बाकी वो 38 पार्ट्स बनाता है किसके, एटीपी के। एटीपी क्या होता है, हेडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हेडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही वो पार्टिकल है या वो सब्सटेंस है, हेडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसके नीचे एनर्जी लिखा हुआ है। तो हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में अगर हम सांस लेते हैं ना, तभी वो खाना जो हमने खाया है वो तभी डाइजेस्ट होगा, तभी उससे एनर्जी में कन्वर्जन होगा, नहीं तो एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा उसका। तो जो हमने खाना खाया है उसमें से ये 6 CO2 है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपनी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं, एक्सेल कर जाते हैं। तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, हमने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में। 6H2O जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके साथ थोड़े थोड़े वाटर वेपर्स भी जाते हैं, वो वाटर वेपर्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप कभी भी देखें कि जब भी हम भाप छोड़ते हैं, सर्दियों के दिन में खास तौर पर, अगर मेरे पास ग्लास है या मेरे पास स्पेक्टेकल्स हैं, मैं उस पर अपनी सांस छोड़ता हूँ, तो उस पर भाप जम जाती है। वो क्यों जमती है, वो इस वजह से जमती है क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस एटमॉस्फेयर में सर्दियों में बहुत स्लो होता है। तो सर्दियों में वो एकदम से इवेपोरेट नहीं हो पाता, हमारे मुंह से छोड़ा हुआ वाटर वेपर, हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, और बहुत थोड़ा सा अमाउंट वाटर वेपर का भी निकलता है, ठीक है। तो सर्दियों में वो एकदम से इवेपोरेट नहीं हो पाता, इसलिए वो हमारे चश्मे पर जम जाता है और हम उसको देख पाते हैं। और गर्मियों में क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम देख नहीं पाते। गर्मियों में हमारे मुंह से निकला हुआ वाटर वेपर हम देख नहीं पाते, लेकिन सर्दियों में देख पाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये चीज़ किस लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि हम जब एक्सेल करते हैं, तो वी नॉट ओनली एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी ऑल्सो एक्सेल सम वाटर वेपर्स। तो वो वाटर वेपर्स, तो ये तो दोनों चीजें वो हैं जो हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दी, एक्सेल कर दी। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ रहा, ये हमारी बॉडी में रही, और इसी की वजह से फिर हमारा माइंड काम करता है, इसी की वजह से हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, सारे बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं। सभी बच्चों को ये रिएक्शन क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, दिशा क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ अब मैं। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इसका रिएक्शन होता है। देखिए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा जाए या कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए और उसमें मैं आपको नोट्स में रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, तो वो रिएक्शन जरूर लिख कर आना है। नोट्स में अगर मैं आपको डायग्राम बनवा रहा हूँ तो वो डायग्राम जरूर बना कर आना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, बाई चांस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में तो जो पूछा जाएगा वही करना है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। 2 पॉइंट्स और लिखेंगे इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में, फिर एनारोबिक पर आते हैं। लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक, अभी एरोबिक ही लिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, most of the living organisms carry out aerobic respiration. Most of the living
organisms, most of the living organisms carry out aerobic respiration by using oxygen of air. By using oxygen of air. For example, humans, dogs, cats, लायंस एटसेट्रा। तो ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है, फर्स्ट था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड कैटेगरी हेडिंग डालेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड जो टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिखें द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Is called anaerobic respiration. The respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Full stop. It is called anaerobic respiration because it takes place because it takes place without air which contains oxygen. Anaerobic respiration because it takes place without oxygen, without air which contains oxygen। भाई एयर में ऑक्सीजन होता है तो ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा, which contains oxygen। और ब्रैकेट में लिखें एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर। Anaerobic means without air. Anaerobic means without air. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट
in anaerobic respiration in anaerobic respiration the microorganisms like yeast break down glucose, ब्रैकेट में लिख रहा हूं फूड, break down glucose, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं फूड, into ethanol and carbon dioxide and release energy, into ethanol and carbon dioxide, हाँ वही into ethanol and carbon dioxide and release energy। तो देखिएगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज प्रोड्यूस होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और उसके साथ साथ प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन छोटे जो एनिमल्स होते हैं, खास तौर पर हम ये बोलें कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वजह से बोलते हैं कि उनको देखा ही माइक्रोस्कोप की हेल्प से जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन छोटे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, तो इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पर मिलेगा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और साथ में इथेनॉल। तो उसका आप रिएक्शन देखिएगा क्या होगा। इसमें लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज anaerobic respiration can be represented as glucose, one molecule, फिर इसका होगा ग्लाइकोलिसिस, इन साइटोप्लाज्म। फिर क्या बनेगा, पाइरुवेट, पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, पाइरुवेट होता है पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक तो सेम है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में था वही। फिर होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एरो लगाकर यहां लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो काम होता है उसको फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। तो यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा, देखिए
मेरे पास यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा स्ट्रेट लाइन में ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ मतलब देख लीजिए, अगर जगह ना हो तो नीचे लिख लो, ठीक है। तो इसके बाद आप नोट करेंगे क्या मिलेगा आउटपुट में, इथेनॉल। इथेनॉल होता है C2H5OH, तो 2C2H5OH, 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। ATP क्या होता है, एनर्जी। अब देखिएगा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक मेजर डिफरेंस जो है वो हमने ये देखा था, वो तो इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आता है, एरोबिक और एनारोबिक में मेजर डिफरेंस। एरोबिक में क्या होता है कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक में क्या होता है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एक डिफरेंस तो ये है जो उसकी डेफिनेशन से समझ में आता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्यों? एटीपी के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर, 38 एटीपी था। यहाँ पर एटीपी के केवल 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, ट्वाइस ऑफ एटीपी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, यहाँ एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये दूसरा इसमें डिफरेंस है। उसके बाद आप नोट करें नेक्स्ट पॉइंट, वी द ह्यूमन बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी we the human beings obtain energy by aerobic respiration. We the human beings obtain energy by aerobic respiration. तो आप ये देखिएगा, इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पर स्टार मार्क कर दीजिए। क्या हम लोगों मतलब हम लोग सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही यूज होता है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है। अब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, नोट करिएगा, यहाँ पर स्टार बना लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखें, बट anaerobic respiration can sometimes take place in our muscles. But anaerobic respiration can sometimes take place in our muscles also. For example, during vigorous physical exercise, for example, during vigorous physical exercise, when oxygen gets used up faster in the muscle cells, when
oxygen gets used up faster in the when oxygen gets used up faster in the muscle cells than can be supplied by the blood, then can be supplied by the blood, then can be supplied by the blood. इसका रिएक्शन लिखेंगे, ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। फिर लिखेंगे पाइरुवेट, क्या बनेगा, पाइरुवेट, पाइरुवेट। फिर वही एक्सप्लेन करिए कि पाइरुवेट क्या होता है, पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, अब इससे क्या होता है, आगे जो रिएक्शन होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन in absence of oxygen, in absence of oxygen, और ये कहां पर होगा अब, मसल टिश्यू, मसल टिश्यूज, मसल टिश्यूज 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी, प्लस 2 एटीपी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा विगरस फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो बॉडी, जो ब्लड है, वो ब्लड जितनी तेज़ी से आप दौड़ रहे हैं, ब्लड उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा मसल्स के सारे टिश्यूज़ को। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि उस दौरान ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन होता है उस दौरान वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी जो है वो हम ह्यूमन बींग्स में भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब ये रेस्पिरेशन की 2 कैटेगरीज हो गई, एरोबिक और एनारोबिक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और एनिमल्स में किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे नेक्स्ट आप लिखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए।
तो ब्रॉडली स्पीकिंग जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लोग लेते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। वहीं उसका उल्टा जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स में भी होता है और ये एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का एक एग्जांपल मैंने बताया कि जब भी हम रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान हमारे ब्लड के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो ऑक्सीजन कैरी करके जितनी तेजी से हम दौड़ रहे हैं, तो हमारी जो ब्लड है, हमारे ब्लड के लिए उतनी तेजी से फ्लो करके ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज तक, सारे सेल्स तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बस इतना है कि उस केस में हमको जो एनर्जी है वो थोड़ी कम मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बाकी इसको मैं कंटिन्यू फिर कल की क्लास में करता हूँ आगे, ठीक है। आज के लिए इतना कर लीजिए, रेस्पिरेशन जो है वो कल की क्लास में करते हैं फिर कंटिन्यू, ठीक है। हाँ वो पता है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही।